को गालियां दी जा रही हैं। गाली देने वाले 5 करोड़ 10 करोड़ होंगे। तो अयोध्या के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से संदेश है कि गालियां 10 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन पूरे देश की 130 करोड़ आवाम बाहें खोले आप लोगों को गले से लगाने के लिए तैयार है और लगाएगी। बात जो फरियाद लगाने का, गवर्नर तो खुद तड़ीपार है। अच्छा। गवर्नर खुद तड़ीपार है। गवर्नर आए, उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं पहले उसके ऊपर में फैसला हो जाए, उसके बाद इन मुद्दों पर बात करेंगे। एक चीज मैं और कह देना चाहता हूं, मैं मंचों से बार बार एक बात कहता हूं कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में कहीं पर छुटपुट हिंसाएं हुई थी, जिसको राजनीतिक रूप देकर के राजनीतिक चोला पहनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जनता को समझना पड़ेगा कि इन जो हमले होते हैं, घटनाएं घटती हैं, इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। जब इनके नेता बाहर से आते हैं, कह करके जाते हैं अब की बार 200 पार, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों का जोश उमंग उत्साह इतना बढ़ जाता है कि काउंटिंग के ठीक 2 दिन पहले ये शराब पी करके गली गली में घूमते हैं और तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों को मां बहनों की गालियां देते हैं और धमकियां तक देते हैं कि 2 तारीख जीतने के बाद में 2021 में ये घटना घटी थी कुछ जगहों पर कि 2 मई को जब 200 पार हो जाएंगे तो तुम्हारे घर से माताओं बहनों को निकाल करके उनका बलात्कार किया जाएगा। मैं माफी चाहता हूं ऐसे शब्दों के लिए। और उसके बाद जो घटनाएं घटती हैं, कहीं ना कहीं वो रोष है लोगों का, उन कार्यकर्ताओं का। किसी के घर पे जाकर के आप माँ बहन की गालियां दीजिएगा तो कोई छोड़ नहीं देगा। वो आपसी रंजिश है, आपसी लड़ाई है, उसको राजनीति बहुत दिन तक टिकता नहीं है। कहा गया था ना 2 करोड़ नौकरियां। बनारस की जनता भी 2 करोड़ नौकरियां सालाना खोज रही थी, महिलाओं की सुरक्षा खोज रही थी, बनारस के ऑटो बन रहा था खोज रही थी, महंगाई की कमर तोड़ने की बात की गई थी, पेट्रोल डीजल का दाम कम कर देने की बात कर दी गई थी। उसके बाद उससे भी ऊपर रुपया और डॉलर को एक बराबर ला करके मिला देने की बात की गई थी। तो जब ये सब कुछ खोला गया तो खोल करके ठेंगा दिखा और इसके बाद में बनारस की जनता ने मत दे दिया कि इस बार तो 1.5 लाख से जीते हो, अगले बार 4 लाख से हरा करके तुम्हें वापस गुजरात भेज दिया जाएगा। ममता बंदोपाध्याय, देखिए ममता बंदोपाध्याय एक सोच है, एक आवेग है, हमारा अभिमान, हमारा गुरूर, हमारा घमंड है। ममता बंदोपाध्याय इस चुनाव के पहले भी राष्ट्रीय स्तर की नेत्री रही है और अब जो सरकार बनेगी इसके बाद अगर इंडिया अलायंस विपक्ष में भी बैठता है तो उसमें एक बड़ी भूमिका ममता बंदोपाध्याय द्वारा निभाई जाएगी। या फिर मैं ये कहूं कि आज की तारीख में पूरे भारत में ममता बंदोपाध्याय के कद का दूसरा नेता कोई नहीं है। और पहले भी आज भी भारतीय जनता पार्टी को शेरनी की तरह आंख दिखा करके बात करने का कोई काम अगर करता है इस भारत की धरती पर तो ममता बंदोपाध्याय शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन कर्मी होने के नाते मैं तो यही कहूंगा कि जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल की संस्कृति और सभ्यता के साथ खेलने की कोशिश की है, पश्चिम बंगाल के मनीषियों का अपमान किया है, रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया गया, नेताजी का अपमान किया गया, स्वामी विवेकानंद का अपमान किया गया, तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसी धारणा के, ऐसी मानसिकता के इन लोगों को नहीं लेना चाहिए। बाद बाकी शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा हम मानेंगे। वो लूटा है, जिसके सर से छत गया है, जिसकी दुकान गई है, वो दर्द जानता है। आप एक शहर बसाने के लिए शहर के लोगों का कत्ल करके उनकी लाश पर तख्त बना करके बैठना चाहेंगे और वहाँ की जनता चुपचाप देखेगी, आपको लगता है तो ये गलत लगता है। जो लोग नहीं समझ। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दुर्गा का रूप लेकर आई और दुर्गा बनकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी का वो हाल किया जो इससे पहले शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सोचना भी जो है संभव नहीं था। यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी 12 पे सिमट गई और उस 12 में से 6 लोग अभी भी भारतीय जनता पार्टी के तृणमूल कांग्रेस में आना चाहते हैं। यहाँ पे जॉन बर्ला है जो भाजपा के नेता, वो कह रहे हैं कि ऊपर जो हमारे कैडर है उससे जो है मतलब के जोड़ नहीं पा रहे। दूसरी तरफ जो शोविंदो अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता को गुंडा बता दिया है। तो दूसरी तरफ जो है दिलीप घोष ने कहा है कि नए लोगों को टिकट दिया गया है, इसीलिए जो है पार्टी का ये बुरा हाल हो गया। रवि जी है, रवि ओझा तृणमूल कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, जाते हैं डिबेट करते हैं, तो इन्हीं से ये जानेंगे कि आखिर ममता बनर्जी के इस रूप को किस तरह से देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इस तरह का जो ख्वाब यहाँ बंगाल में टूटा उसको कैसे देख रहे हैं। रवि भाई, जब इलेक्शन हुआ तो पश्चिम बंगाल में कहा गया कि मैजिकल फिगर बीजेपी के लिए आ रहा है, मगर यहाँ दीदी ने दुर्गा बन के तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भाजपा का चारों खाने चीट हो गया, सपा चट यहाँ सीट हो गया। तो इस तरह के इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? दीदी की जीत है, जनता की जीत है या कार्यकर्ता की जीत है? देखिए, सबसे पहले यहाँ मामाटी मानुष जीता है, ममता बंदोपाध्याय जीती है, जनता जीती है, पश्चिम बंगाल की संस्कृति और यहाँ की सभ्यता जीती है। 2021 के चुनाव में भी जिस तरीके से अब की बार 200 पार का नारा लगा था, उस समय भी तृणमूल कांग्रेस का एक साधारण सा कर्मी होने के नाते मैं आश्वस्त था कि ममता बंदोपाध्याय ने जन कल्याण में जितनी योजनाएं पश्चिम बंगाल में लोगों के लिए दी है, काम ही जीतेगा। जो लोग नाम का बाजा बजा रहे हैं उसको पश्चिम बंगाल की जनता तरजीह नहीं देगी। और इस बार भी आए थे मैजिकल फिगर पश्चिम बंगाल में बनाने और यहाँ की जनता ने एक टुक रूप में जवाब दे दिया कि जिस ममता बंदोपाध्याय ने घर घर की बहनों को, बेटियों को कन्याश्री दिया है, रूपोश्री दिया है और आज हमारे घर की माताओं बहनों के हाथ को सशक्त करने के लिए ममता बंदोपाध्याय लक्ष्मी भंडार दे रही है। जो काम करेगा पश्चिम बंगाल की जनता उसे ही चुनेगी और जो नाम का ढोल पीटने आएगा उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दिलीप घोष ने कहा है कि मतलब नए लोगों को टिकट दिया गया इसलिए हमारी नाराजगी है, अगर पुराने लोगों को टिकट दिया जाता तो भाजपा अच्छा करती। देखिए, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है, किसको टिकट दिया गया, किसको टिकट नहीं दिया गया। इसके ऊपर मैं किसी तरीके का कोई बयान मैं अपनी तरफ से नहीं देना चाहूँगा। लेकिन अब क्या है, क्योंकि चुनाव हार गए हैं तो किसी के माथे ठिकरा फोड़ना है
फोड़ा जा रहा है। ऐसे तो कृष्णनगर की जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रार्थी हैं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा बांट करके खा गए। चुनाव प्रचार का जो पैसा आया तो पैसा बांट करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खा गया। खैर इनका आचरण है ये, देश को बेच रहे हैं, कंपनियां बेच रहे हैं, अब चुनाव का पैसा खा गए तो क्या खाया। अच्छा, एक सवाल है, शोभिंदो अधिकारी नेता प्रतिपक्ष, उसने आप लोगों को कहा कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडा जो है, ममता बनर्जी के गुंडा हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे, गवर्नर से फरियाद लगाती कि हमको बचाइए। अब एक बात बताइए, 2021 के चुनाव के बाद से ये गुंडा होने का तमगा तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों पर, नेताओं पर निरंतर रूप से भारतीय जनता पार्टी थोपते आई है, आज भी थोप रही है। अगर वास्तविकता में तृणमूल कांग्रेस के नेता कर्मी गुंडा होते तो जो इतनी बड़ी जीत पश्चिम बंगाल की जनता ने हम लोगों को सौंपी है, ये हमें नहीं मिला होता। और एक रहा बात जो फरियाद लगाने का, गवर्नर तो खुद तड़ीपार है। गवर्नर खुद तड़ीपार है। गवर्नर आए, उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं पहले उसके ऊपर में फैसला हो जाए, उसके बाद इन मुद्दों पर बात करेंगे। एक चीज मैं और कह देना चाहता हूं, मैं मंचों से बार बार एक बात कहता हूं कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में कहीं पर छुटपुट हिंसाएं हुई थी, जिसको राजनीतिक रूप देकर के राजनीतिक चोला पहनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जनता को समझना पड़ेगा कि इन जो हमले होते हैं, घटनाएं घटती हैं, इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। जब इनके नेता बाहर से आते हैं, कह करके जाते हैं अब की बार 200 पार, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों का जोश, उमंग, उत्साह इतना बढ़ जाता है कि काउंटिंग के ठीक 2 दिन पहले ये शराब पी करके गली गली में घूमते हैं और तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों को, मां बहनों की गालियां देते हैं और धमकियां तक देते हैं कि 2 तारीख जीतने के बाद में 2021 में ये घटना घटी थी कुछ जगहों पर कि 2 मई को जब 200 पार हो जाएंगे तो तुम्हारे घर से माताओं बहनों को निकाल करके उनका बलात्कार किया जाएगा। मैं माफी चाहता हूं ऐसे शब्दों के लिए। और उसके बाद जो घटनाएं घटती हैं, कहीं ना कहीं वो रोष है लोगों का, उन कार्यकर्ताओं का। किसी के घर पे जाकर के आप मां बहन की गालियां दीजिएगा तो कोई छोड़ नहीं देगा। वो आपसी रंजिश है, आपसी लड़ाई है, उसको राजनीतिक चोला पहना देना गलत है। अच्छा, एक सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में जीते थे 3 लाख कुछ 3.5 लाख वोट से, इस बार 1,52,000 का हो गया। इंडिया अलायंस के कैंडिडेट अजय राय ने उनको जो है बहुत कड़ा मुकाबला दिया, कई बार वो राउंड में हारे। अभिषेक बैनर्जी 7.5 लाख वोट से जीते, तो क्या अभिषेक बैनर्जी का गिराफ बढ़ रहा है और मोदी जी का गिराफ घटता जा रहा है आप लोगों की नजर में? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर अभिषेक बंदोपाध्याय का अनुगामी हूं, मेरे नेता अभिषेक बंदोपाध्याय हैं। और कहीं ना कहीं हम ये माना करते थे कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव के पहले तक अभिषेक बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल के नेता थे। लेकिन ये जो 7,10,000 का मत से जीते हैं डायमंड हार्बर में, आज कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े नेता बनकर के हमारे नेता अभिषेक बंदोपाध्याय उभरे हैं। और रही बात नरेंद्र मोदी की, देखिए झूठ का बाजा बहुत दिन तक टीकता नहीं है। कहा गया था ना 2 करोड़ नौकरियां, बनारस की जनता भी 2 करोड़ नौकरियां सालाना खोज रही थी, महिलाओं की सुरक्षा खोज रही थी, बनारस के ऑटो बन रहा था, खोज रही थी, महंगाई की कमर तोड़ने की बात की गई थी, पेट्रोल डीजल का दाम कम कर देने की बात कर दी गई थी। उसके बाद उससे भी ऊपर रुपया और डॉलर को एक बराबर ला करके मिला देने की बात की गई थी। तो जब ये सब कुछ खोला गया तो खोल करके ठेंगा दिखा और इसके बाद में बनारस की जनता ने मत दे दिया कि इस बार तो 1.5 लाख से जीते हो, अगले बार 4 लाख से हरा करके तुम्हें वापस गुजरात भेज दिया जाएगा। तो अभिषेक बैनर्जी से डायमंड हार्बर के लोगों का ऐसा क्या कनेक्शन है कि 7.5 लाख वोट से जीत रहे हैं? आप काम देखिए ना, आज 42 लोकसभा केंद्र हैं। अभिषेक बंदोपाध्याय हमारे नेता ने डायमंड हार्बर मॉडल स्थापित किया है। कोरोना में जाकर के देखिए कि कितने कोरोना काल में कितने कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे थे, कितने लाखों लोगों को प्रत्येक दिन खाना पहुंचाया जा रहा था, दवाइयां पहुंचाई जा रही थी। ये अभिषेक बंदोपाध्याय का काम है, वरना 7,10,000 से जीतना मामूली बात नहीं है। ममता बनर्जी को इस चुनाव के बाद कैसे देख रहे हैं? ममता बंदोपाध्याय, देखिए ममता बंदोपाध्याय एक सोच है, एक आवेग है, हमारा अभिमान, हमारा गुरूर, हमारा घमंड है। ममता बंदोपाध्याय इस चुनाव के पहले भी राष्ट्रीय स्तर की नेत्री रही है और अब जो सरकार बनेगी इसके बाद अगर इंडिया अलायंस विपक्ष में भी बैठता है तो उसमें एक बड़ी भूमिका ममता बंदोपाध्याय द्वारा निभाई जाएगी। या फिर मैं ये कहूं कि आज की तारीख में पूरे भारत में ममता बंदोपाध्याय के कद का दूसरा नेता कोई नहीं है। और पहले भी आज भी भारतीय जनता पार्टी को शेरनी की तरह आंख दिखा करके बात करने का कोई काम अगर करता है इस भारत की धरती पर तो ममता बंदोपाध्याय करती है। पता ये चला है कि 6 या कई लोगों ने कहा 4 कुछ खबरें आ रही कि ये लोग फिर से आप मतलब तृणमूल कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं या कुछ नए लोग हैं वो वापसी करना चाहते हैं। अब देखिए ये शीर्ष नेतृत्व तय करे, स्वागत होगा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन कर्मी होने के नाते मैं तो यही कहूंगा कि जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल की संस्कृति और सभ्यता के साथ खेलने की कोशिश की है, पश्चिम बंगाल के मनीषियों का अपमान किया है, रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया गया, नेताजी का अपमान किया गया, स्वामी विवेकानंद का अपमान किया गया, तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसी धारणा के, ऐसी मानसिकता के इन लोगों को नहीं लेना चाहिए। बात बाकी शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा हम मानेंगे। मतलब 26 क्लियर हो गया, 26 विधानसभा 2026 एकदम, अब लड़ाई ही नहीं है, खत्म। अब लड़ाई नहीं है। अब जो लड़ाई है ये लड़ाई हमारी खुद से है कि पिछली बार जो किया था उससे बेहतर करके जाना है। और क्योंकि हम तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हैं, इस जीत से भी हम बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं। अब और ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिली है ममता बंदोपाध्याय की अगुवाई में और अभिषेक बंदोपाध्याय के नेतृत्व में। और ज्यादा काम किया जाएगा, लोगों के बीच रहा जाएगा और 2026 में कम से कम कोशिश की 250 पार जाना है। अच्छा, एक सवाल है कि आप भी ओझा हैं, मतलब हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं आप, मगर बनारस, सॉरी माफ कीजिएगा, अयोध्या जो है फैजाबाद की सीट
वो भाजपा हार गई। तो फैज़ाबाद अयोध्या की सीट जब भाजपा हार गई तो कुछ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरे फैज़ाबाद और अयोध्या के हिंदुओं को गाली देना शुरू कर दिया है कि आप लोगों ने गलत मैंडेट दिया। तो क्या ये अपमान नहीं है, क्योंकि जो चुनकर आया वो तो राम की धरती से चुनकर आया है? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग गालियां दे रहे हैं उनको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक चीज़ है, और 2014 के बाद से जो हिंदुत्व थोपा जा रहा है लोगों के ऊपर में, ये अलग चीज़ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अयोध्या की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हिंदू धर्म को जिताया और जो खोखला हिंदुत्व का बाजा ये लोग बजा रहे थे उसको हरा दिया। घर पे बैठ करके गालियां देना बहुत आसान है। जिसका सर्वस्व लूटा है, जिसके सर से छत गया है, जिसकी दुकान गई है, वो दर्द जानता है। आप एक शहर बसाने के लिए शहर के लोगों का कत्ल करके उनकी लाश पर तख्त बना करके बैठना चाहेंगे और वहाँ की जनता चुपचाप देखेगी, आपको लगता है तो ये गलत लगता है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो काम है गालियां देना, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन उस हवा में बह करके कुछ दूसरे लोग भी हैं जो अयोध्या के लोगों को लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार अयोध्या चले जाइए, इसी बहाने प्रभु राम के दर्शन भी हो जाएंगे और वहाँ की जमीनी हकीकत भी आप देख लेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे विस्तार करने के लिए, सुंदरीकरण करने के लिए जो लोग वहाँ रह रहे हैं वर्षों से, जिनका घर है, दुकानें हैं, किस तरीके से सबको उजाड़ा जा रहा है। तो गाली दे रहा है, गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। अरे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आज मैं यहाँ पे रहता हूं, यहाँ मैंने किसी को वोट दिया, किसी को चुना। अब मेरे चुनाव पर बाहर बैठा कोई आदमी, उत्तर प्रदेश में बैठा कोई आदमी अगर आकलन करेगा तो आप बताइए कि कितना हद तक सही है। तो क्या है, अब चूंकि अब तो सरकार आपकी नहीं बनी, विपक्ष में है, कोशिश चल रही है नीतीश बाबू से, चंद्रबाबू नायडू से, एक सवाल है कि क्या मौका मिलेगा? तो इंडिया अलायंस जो है, जो मोदी जी ने कहा था 400 पार हो रहा है, उनका ख्वाब सपना टूटा है, तो उस 400 पार को लेकर भाजपा के लोग क्या सोच रहे और आप लोग क्या सोचते थे जब ये 400 का नारा चल रहा था? देखिए, पहले एक अयोध्या वाली बात पे एक बात बोल देता हूँ कि अयोध्या के लोगों को गालियाँ दी जा रही हैं। गाली देने वाले 5 करोड़ 10 करोड़ होंगे। तो अयोध्या के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से संदेश है कि गालियां 10 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन पूरे देश की 130 करोड़ आवाम बाहें खोले आप लोगों को गले से लगाने के लिए तैयार है और लगाएगी। और जब आपने बात की 400 पार की, देखिए मैं 2021 में भी चैनल पर बैठा करता था, मैं उस समय भी कहता था 3 सीटों वाली पार्टी 200 के पार नहीं जाने वाली, और यहाँ जो पार्टी खुद 360 पे लड़ रही है 400 पार कैसे चली जाएगी, ये सोचने की बात थी। और हम जानते थे कि 400 पार नहीं होने वाला। देश का प्रधानमंत्री मंचों पर खड़ा होकर के रोजगार के बारे में बात नहीं करता था, महिला सुरक्षा पर बात नहीं करता था, बढ़ती महंगाई पर बात नहीं करता था। देश का प्रधानमंत्री खड़ा होता था तो धमकियां देता था, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, 2 भैंस में से 1 भैंस लेकर के चले जाएंगे, मुजरे जैसे शब्द का इस्तेमाल करता था। हम पहले ही जानते थे कि देश की जनता, भारत एक क्रांतिकारी देश रहा है जिसने 200 साल राज के अंग्रेजों को खदेड़ करके फेंक दिया। तो आज जो लोग झूठ का पीपरा लेकर के जनता के बीच में आए थे, जनता ने नकार दिया सिरे से, और आप विश्वास कीजिए इस बार आधा कर दिया है, अगली बार साफ करके भेजिए। 2 सवाल आखिरी। पहला ये कि ममता बनर्जी के अगुवाई में जो रिजल्ट पश्चिम बंगाल की जनता ने दिया, इसकी उम्मीद थी या उम्मीद से बढ़कर दिया? हमें कुछ और सीटों की थी, मतलब 2-4-5 घटे होंगे। हमें कुछ और सीटों की उम्मीद थी, 2-3 सीट और आने चाहिए। आप अगर आंकड़ा निकाल करके देखेंगे तो अंतर बहुत ज्यादा का नहीं है, कुछ सीटों पर 10,000-12,000 से हम हारे हैं। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश के जनता का किस तरह से अभिवादन करे, क्योंकि मैजिकल फिगर दे दिया 43 सीटों का? कहा ना, जैसे अयोध्या की जनता का हमने मैंने आंतरिक हृदय से धन्यवाद व्यक्त किया है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की जनता का भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। कुछ लोगों को घमंड हो चला था, और उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या आता है, प्रभु राम की नगरी है, तो प्रभु राम की नगरी ने एक बार फिर से सिद्ध किया है कि रावण का अहंकार हमेशा रहता नहीं है, तोड़ने के लिए राम पैदा होता है। और नरेंद्र मोदी का अहंकार, योगी का अहंकार उत्तर प्रदेश में वहाँ की जनता ने तोड़ दिया है। तो रवि ओझा जी थे, तृणमूल कांग्रेस के स्पोक पर्सन है और लगातार ये टीवी पे जाते हैं, टीवी पे बात रखते हैं। पश्चिम बंगाल में खेला हो रहा है, ममता बनर्जी की अगुवाई वाली जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, उससे कई सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, और कई लोकसभा के सांसद जो बीजेपी के नवनिर्वाचित होकर आए, उनके तरफ से खबरें आ रही कि वो तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो इंडिया अलायंस के लिए संभव हो जाएगा कि 2024 में इंडिया अलायंस सरकार बना ले। ममता बनर्जी की बड़ी भूमिका है, अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका है, राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है। आगे देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट आता है और किन मुद्दों पर जो है आगे की जो है सरकार चलती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।